let's start if we have anybody who would like to start the discussion. Otherwise, if you're not ready for it yet, तो फिर हम अब सवाल जवाब कर लेते हैं और अगले सेशन में आप इसके ऊपर थोड़े तैयार होके आइए, या अगर इफ इट इज़ नॉट क्लियर कि मैं ये क्या आपको रिफ्लेक्शन करने को कह रहा हूँ, तो उस पर कोई सवाल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम जी। जी, अदनान आप अनम्यूट कर लीजिए। सर, ये तो अभी आपने एक डायरेक्शन थोड़ी-सी क्लियर करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में हमें एक नई डायरेक्शन दे दी है। मगर आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा, मैंने 3 टॉपिक्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। एक तो ये क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, मगर अभी जो आप बता रहे हैं वो उनसे डिफरेंट है। वो थोड़े जनरल क्वेश्चंस मैंने लिखे थे क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी बात की थी क्वेश्चंस की। एक ये है और एक डिस्टॉर्टेड कॉन्शियस के बारे में हमने लास्ट टाइम जो कंक्लूड कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और एक ज़मीर के ऊपर भी आपने लास्ट टाइम कमेंट किया था कि अगर कुछ कम एंट्रीज़ थी, तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो उ अ, उसके बारे में भी मैंने कुछ लिखा है। मुझे आप प्लीज़ गाइड कर दें कि अ, इसमें से किसी एक के ऊपर बात कर लूँ या ये तीनों चीज़ें आपका ऊपर सेशन है बात जी, हो आप जाए? जो मर्जी बात कर लें। ये मैंने तो एक रिफ्लेक्शन के लिए जो कहा है, ये आपने अगली दफ़ा, अगर अभी इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर इट, तो अगली दफ़ा ज़रूर तैयार करके आइए, बिकॉज दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम। ये वो सवालात हैं, ज़हन में रखिएगा, व्हाट आई हैव जस्ट सेड, ये वो सवालात हैं जो मैं कहता हूँ कि मज़हब जिनका जवाब देता है। ठीक है जी। अगर आप उन सवालात को डिटर्मिन कर लेंगे, तो असल में फिर मज़हब का जवाब समझ में आएगा। इसके बगैर मज़हब बड़ी अच्छी चीज़ है, आई मीन एक ट्रेडिशन भी है हमारी, एक नॉर्म भी है, लेकिन उसकी वो जो यूटिलिटी है ना, जो दिल के इत्मीनान का बायस बन जाए, वो असल में इन सवालात के जवाब से बनती है प्राइमरीली। जी आप फरमाइए। जी, वो वाला क्वेश्चन का तो चलें उससे ही स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे ज़हन में आप जो बात करते हुए चीज़ जो आ रही थी, अगर मैं अभी की ही उस पर रहूँ, तो वो फ्रैंकली वो जवाब तो जब से मतलब समझ में आई है, जवाब हमेशा पता था, वो रिलीजन से ही आया जो आप ऑलरेडी कह रहे हैं। और जवाब देते रहें, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि जवाब को छोड़ें, तो वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरे पास 2 एग्ज़ाम्पल हैं मेरी लाइफ़ में। एक मैंने शायद पहले भी ज़िक्र किया था कि मेरा बेटा ऑटिस्टिक है एंड ही इज़ नाउ 10 इयर्स ओल्ड। तो ज़ाहिर है वो उसकी जो ऑटिज़्म की फ़ॉर्म्स हैं, वो ये हैं कि वो बात नहीं कर सकता है और उसकी बहुत से चैलेंजेज़ हैं जो कि नॉर्मल बच्चे जो हम देखते हैं इर्द-गिर्द, मेरी अपनी बेटी भी है, उससे बिल्कुल फ़र्क हैं। तो वो जब हम उसको हैंडल कर रहे होते हैं, अब फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जवाब है, लेकिन मैं सिर्फ़ वो सवाल आपको बता रहा हूँ कि वो क्या रेज़ होते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक चैलेंज ये आता है कि मैं और मेरी वाइफ़ एक-दूसरे से बात नहीं, उसकी एक एक इश्यू ये है कि वो हम दोनों को एक-दूसरे से बात नहीं करने देता और हम फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकते हैं। सो ये एवरी मिनट हमारा एक चैलेंज है, एवरी मिनट हमें उसको मैनेज करना होता है। तो सवाल तो होता है कि जब सारी मखलूक इर्द-गिर्द जो है वो बच्चे बिल्कुल और तरह से बिहेव कर रहे हैं और हम ये क्यों इस चैलेंज से गुज़र रहे हैं? राइट। तो हम इस चैलेंज में क्यों हैं? तो ये रेज़ होता है क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। यही वो रे क्वेश्चन है जो बेसिकली आप चाह रहे हैं कि अभी हम डिस्कस करें। राइट, राइट। यानी व्हाट व्हाट हैपेंस, अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लें। ठीक है, व्हाई आर चिल्ड्रन बॉर्न विद बिग और स्मॉल, यू नो, एबनॉर्मेलिटीज। जिसको आप एबनॉर्मेलिटी से मेरी मुराद वो एबनॉर्मेलिटी है कि जो नॉर्मल सी जिसको हम कहते हैं, जिसको हमने नॉर्मल समझा हुआ है, उससे हटके है। ठीक है ना। यानी व्हेन वी लुक एट ourselves, तो so many things had to be in place for us to be normal, जिसको आप कहते हैं, so many things। ठीक है, जी, जी। लेकिन एक जरा सा बैलेंस गड़बड़ होता है और ये पैदा हो जाता है। यानी एक तो सवाल एक इसमें इशू जनरल है और एक इसमें इशू पर्सनल है। यानी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना, या मेरे घर में ये क्यों हो रहा है। और एक इशू ये कि अगर इतना वाइज क्रिएटर है, इतनी बड़ी कायनात बना दी है, इतनी शानदार कायनात बना दी है, ऐसी लाइफ फॉर्म बना दी है, हर लाइफ फॉर्म के लिए जिंदगी को सस्टेन करने का इंतजाम कर दिया है, तो फिर ये इस तरह की गलतियां, इस तरह की इम्परफेक्शन क्यों है, ये सवाल जी, पैदा होना चाहिए मैंने ना। वो एग्ज़ैक्टली ये मैंने इसके ऊपर एक जनरल सवाल लिखा था रात को। वो राइट। मैं यही समझना चाह रहा था कि आप पर्सनल ले रहे हैं कि जनरल, तो वो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। दोनों दोनों। अगर
हाँ, अच्छा दोनों हैं, ओके, ओके। तो वो जनरल को मैं पढ़ता हूँ, वो जो मैं रात को लिखा था, अगर इंसान को सलाहियतें दी गईं, तो हर इंसान में इसका इदराक और इसका मयार मुख्तलिफ क्यों है? राइट। हत्ता कि अब ये हत्ता जो कि सवाल है, ये देखिए, इसको इसको अगर आप जनरल करें तो वो सवाल ये बनेगा कि इंसानों में सलाहियतों की तफरीक, हमने 7 यूनिक ह्यूमन पोटेंशियल्स डिस्कस किए, बट ये जो यूनिक ह्यूमन पोटेंशियल्स हैं, ये हर इंसान में अपनी अपने लेवल पे यूनिक भी हैं। एग्ज़ैक्टली, ठीक है ना जी? एग्ज़ैक्टली, यानी वो जो सलाहियतें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सलाहियतों को डेवलप करने के मौके हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सबके लिए डिफरेंट है, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, ऐसा ही, बिल्कुल। तो ये दिस इज़ अ वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जी, कि हमारे लिए मौके और अपॉर्चुनिटीज़, सॉरी, मौके और अपॉर्चुनिटीज़ तो एक ही हो गया, यानी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़, हमारे पोटेंशियल्स, हमारी एबिलिटीज़, ये इनमें डिफरेंसेस क्यों हैं? व्हाई आर वी डिफरेंट? जी, ठीक है, जबकि हम सब एक ही ज़िंदगी, एक ही खालिक की अगर मखलूक हैं, तो हमको एक जैसा क्यों नहीं बना दिया? राइट। ठीक है? अच्छा, इसी अब तरह एक और क्वेश्चन मैंने देयर लिखा विल बी था मेनी कि सच क्वेश्चंस। जी, आई एम सो सॉरी। जी, प्लीज़ गो अहेड। नो प्रॉब्लम। ये कैसे मुमकिन है कि एक खालिक इतनी इंटेलिजेंट मखलूक तख्लीक करे और उसको इस इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की गाइडलाइंस ना दे? राइट, ये क्वेश्चन था। और ये लास्ट क्वेश्चन तो लास्ट सेशन में डिस्कशन भी हुई थी, मैं उसको अपने अल्फाज में लिखा था, अगर ये खालिक ने इंसान को ज़मीर दिया है, तो क्या ये सिर्फ़ दुनिया सँवारने के लिए दिया गया है? शायद इससे दुनिया की तवालत या हमेशगी मकसूद हो। शायद, अब ये मैं उसमें एक एडिशन कर, तो ये क्वेश्चन्स थे जो मैंने जो आइडेंटिफ़ाई करके लिखे थे। राइट, राइट। यानी दीज़ हैव टू बी एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन। जैसे वो सवाल है ना आपका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला जो सवाल है, ठीक है? ये जो बात है कि कॉन्शियंस को दिया है, तो कॉन्शियंस क्यों दी है? हमने इस पे डिटरमिन किया कि खालिक हमसे क्या तकाज़ा करता है, क्यों करता है ये तकाज़ा? ठीक है जी? अभी यानी हम वो जो हम सिर्फ़ क्वेश्चन्स रेज़ कर रहे हैं ना, अभी आंसर्स तो नहीं राइट, उस राइट, पर राइट, डिस्कशन कर एग्जैक्टली, सकते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी हम अभी विल प्रॉब्ली नॉट इवन आंसर दीज क्वेश्चंस, हम उसको समझें, स्कीम को समझें। देखिए, मैंने गुजारिश ही की थी कि अपनी ज़ात का इदराक, अपने खालिक का इदराक और इस ताल्लुक का इदराक, ठीक है? ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ताल्लुक बनाने में, कि जो मेरा मेरे खालिक के साथ बनता है। यानी ये है जो इसका कॉन्टेक्स्ट था, जो पीछे हमने कुछ महीने डिस्कशन में लगाए हैं, इसमें जो बेसिक थ्रेड है डिस्कशन की, वो ये है कि अब हम जिस वक़्त ये चाहते हैं कि अपने खालिक को पहचानें, मार्फत रब जो है, वो असल में किधर से पैदा होती है कि मखलूक के ज़रिए से सबसे पहले अक़लन समझें खुदा को। देखिए, मैंने गुज़ारिश की है आपसे, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और भी सेशन में बता चुका हूँ, कि मेरे नज़दीक खालिक तक पहुँचना असल में मज़हब नहीं है। मज़हब जी, इससे आगे शुरू होता है। मज़हब से पहले, इससे पहले ही इंसान ये पहुँच जाता है, उसकी ये एक अलग चीज़ है कि हम मज़हबी लिहाज से अगर देख रहे हैं, तो फिर तो एक और चीज़ है ना। वरना ये बात कि अक़लन भी वो इस जगह पे मजबूर है एक तरह से, कि खालिक तो समझ में आता है। आपको जब कुरान मजीद भी ये बताता है कि इस खालिक को पहचानो, तो असल में क्या, किस तरह बताता है? इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं ना, आसमान को देखो, ज़मीन को देखो, पानी को देखो, बारिश को देखो, इधर से पानी उठता है, ऊपर जाता है, बरसता है, तुम्हारे लिए फसलें उगाता है। ये वो चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि कुरान भी यही कह रहा है कि ये तो अक्ली चीज़ें हैं, इनसे इन्हिराफ कैसे कर सकते हो? ठीक है जी? जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि वो अगले सवालात हैं। यानी आप असल में इस जगह पे नहीं खड़े हो अभी, कि मेरे पास सवाल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी ये ना समझें कि सवाल मेरे पास जवाब मौजूद हैं, मुझे मिल गए हैं, आपको मिल गए होंगे। पहले इन सवालात को अच्छी तरह से एप्रिशिएट करें कि दीज़ आर रियल क्वेश्चंस। ये जब आपने जो सवाल किया है कि क्यों तफरीक है हमारी सलाहियतों में, हमारे मौक़े में, क्यों तफरीक है?
यानी ये तो एक जस्ट जो हमने अभी बात की, ऑल नोइंग, ऑल वाइज, ऑल पावरफुल, मर्सीफुल, जस्ट क्रिएटर, ठीक है जी, बैलेंस क्रिएटर है, ऐसा बैलेंस क्रिएट कर। और आपने सवाल ये उठा दिया कि ये किस तरह का बैलेंस है, ये किस तरह की जस्टिस है कि जिसमें हमारे मौके भी डिफरेंट है, सलाहियतें भी डिफरेंट हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज भी डिफरेंट हैं। करेक्ट सर, गड़बड़ हो गई ना। एग्जैक्टली। ये तजर्बे हैं हमारे, ठीक है, वो डेटा है हमारे पास जिसका हमने पहले जिक्र किया, ये डेटा है, उस डेटा पे बेस करें तजर्बात में। अब हमें तजर्बात को समझना है, उसके लिए सवालात उसके लिए हैं, वो सवाल बिल्कुल ठीक जगह से पैदा कर लें। वंस यू आर डन विद दैट, तो फिर हम देखते हैं कि मजहब उसका क्या जवाब देता है। ये वो स्कीम, ये वो ताल्लुक बताएगा कि मेरा अपने रब से क्या ताल्लुक है। करेक्ट। ठीक है सर, अभी बाकी पार्टिसिपेंट्स को ले लें, अगर टाइम बचा तो मेरी जो बाकी चीजें वो फिर मैं जी बाद जी में शेयर कर लूंगा। ठीक है, जी। थैंक यू। जी फरिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम बचपन से वो कहानियाँ पढ़ते थे ना, वन गुड डीड डिज़र्व्स अनदर, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर, वो नहीं होता। तो हम्म, ये एक सवाल होता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छा करते हैं और नुकसान होता है या बुरा होता है? जैसे बचपन में जब हम सच बोलते थे, तो अम्मी से डाँट पड़ जाती थी। तो इस तरह के सवाल बचपन में ही उठा करते थे कि अच्छा मैं झूठ बोल बिल्कुल। देती तो शायद इस डाँट से मैं बच जाती। और सर, अगर अल्लाह ताला जस्ट हैं तो फिर इतनी वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हैव्स और हैव नॉट्स में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? राइट और अगर राइट। अल्लाह ताला मर्सीफुल हैं, तो फिर ज़ुल्म क्यों होने दे रहे हैं दुनिया में? अभी ये जो बिल्कुल गाज़ा सही। में हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? और फिर सर, हमने बात की थी कि अल्लाह मियाँ ने ये जो इंसान की बॉडी जो बनाई है, कितनी अमेज़िंग बनाई है, हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन फिर सर, यही बॉडी अपने आप को अटैक कर देती है और ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ हो जाती हैं। एब्सोल्युटली। तो ये ऐसा ऐसा क्यों होता है? और हम ये बहुत सुनते हैं सर, मकाफ़ात अमल, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आता। हम्म, सर, देखने में ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ जस्ट नहीं है। यानी इन एक्सपीरियंसेस से लॉट ऑफ ऑब्वियसली, जी, ऑब्वियसली, जी सर। यानी मतलब अल्लाह ताला माफ नहीं करे, अगर वो जवाब ना मिलता तो हम इस नतीजे पे पहुंच जाते। ये मतलब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर इफ दिस इज गोइंग टू बी द फेट ऑफ एवरीवन कि इंसान अच्छा करे या बुरा करे, अच्छा करेगा तो मार खाएगा, बुरा करेगा तो जरा थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, तो फिर तो ये क्लियर है, ये वर्डिक्ट क्लियर होना चाहिए ना। हाँ सर, बस वो कहते हुए ज़रा लगता है राइट ना। राइट। लेकिन देखिए, और इसको इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस डेटा दैट वी हैव जस्ट प्रेजेंटेड, ये कायनात कैसी है, इसके अंदर बैलेंस कैसा है, इसके अंदर लाइफ फॉर्म्स कैसी हैं, वो लाइफ फॉर्म्स किस मकसद से बनी हुई हैं, ये सारी चीजें ये बैकड्रॉप में हैं हमारे पास, जी सर। ठीक है ना। अब ये एक्सपीरियंसेस समझ नहीं आ रहे, तो हक्का फिर बक्का सर, इंसान। ये नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, उसमें अच्छे-बुरे, राइट। छोटे-बड़े सारे खत्म हो जाते हैं। पूरी-पूरी ज़िंदगी की इंसान की कमाई होती है और 1 सेकंड के अंदर घर चला गया। और सर, यंग अनसर्टेनिटी, डेथ्स। हाँ जी। अनसर्टेनिटी जिसे और हम सर, कहेंगे, हाँ, टोटल और सर, अनसर्टेनिटी। यंग डेथ्स, अच्छे-अच्छे भले छोटे बच्चे होते हैं और यंग जवान बच्चे, और पता नहीं चलता, बिल्कुल। डेथ्स हो जाती हैं। तो ये हमारी एवरीडे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके अंदर सवालात उठते हैं। एब्सोल्युटली, ये और वो क्वेश्चन है जी, दीज आर द क्वेश्चंस, और इनको आपने कोशिश करनी है कि जमा कर लें जी इस सेशन को। अभी जो सवालात लोग उठा रहे हैं, इनको भी दोबारा सुनिए और फिर इनको जमा करके अपने सामने रखिए, कोशिश करें इनको कंबाइन भी करें, ग्रुपिंग करें इनकी। जैसे आपने अभी फरमाया कि हम मुख्तलिफ, अभी जब अदनान ने फरमाया
कि हमारी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ, आपने फरमाया कि हमारी जो वेल्थ है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बहुत अनजस्ट है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ लोगों के, यानी पीपल से दैट 1% ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली ओन्स 80% ऑफ इट्स वेल्थ। तो ये जो सिचुएशन है ज़ाहिर है कि इसका मतलब 99% पीपल आर एक्चुअली फाइटिंग ओवर द रिमेनिंग 20%। तो ये जो सिचुएशन है ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यानी ये असल में देखें तो ये एक ही बात है कि रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, रिसोर्सेज में आपकी एबिलिटीज़ हैं, अच्छा इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रही है। कुछ लोगों को इसलिए अच्छा मिल गया क्योंकि वो किसी घर में पैदा हुए थे, और कुछ लोग इसलिए अच्छा नहीं पा सके क्योंकि वो उस घर में नहीं पैदा हुए थे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट है, ठीक है। तो ये वाले सवालात हैं। आई थिंक वी इफ वी कैन जस्ट क्लियर आवर माइंड्स एंड से कि ये है, और इसमें ये खौफ नहीं, हम इसको समझना चाहते हैं इसलिए क्योंकि ये वो सवालात हैं जब लोग मेरे से पूछते हैं कि बच्चों को कैसे मज़हब सिखाया जाए, तो बच्चों के दिलों में पहले इस मैच्योरिटी के लेवल पे उनको आने दें कि ये सवालात उनके अंदर पैदा हों, और इन सवालात को पैदा करने में उनकी मदद करें। मज़हब असल में इसके बाद वैल्यूएबल बनता है। जी सर हम ऐसे बड़े हुए हैं ना कि सवाल नहीं करना। राइट ये राइट गलत बात है, सवाल नहीं करते। राइट राइट तो इसलिए इसको तो फिर वो अवॉइड ही अंदर किया जाए, जवाब लेते जाए बस। बस अंदर रहते थे ये सवालात। राइट 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 बस सर यही मैंने बताना था। थैंक यू जी। थैंक यू। जी जी शिबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। सर मैंने जी जनरली कुछ लिखा है और कुछ स्पेसिफिक भी लिखा है। सर जैसे इस दुनिया में जो आमतौर पे जो ईमानदार लोग होते हैं वो नाकाम हो रहे होते हैं बज़ाहिर, और जो बेईमान होते हैं वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे होते हैं, हम्म और जो डिजर्विंग होते हैं उनका हक सिफारिश से मारा जाता है, उनको जॉब नहीं मिलती। इसी तरह जो नेकी कर रहे होते हैं आमतौर पे उनको धमकियां दी जाती हैं, बाज़ दफा कत्ल भी कर दिए जाते हैं, और जो इस्लाह कर रहे होते हैं या उनको मुल्क भी छोड़ना पड़ता है, और जो फसाद करने वाले होते हैं वो इस्लाह करने वालों की गद्दियों पर बैठे बैठे नजर आते हैं। और ये बल्कि करीबी, मेरे अपने करीबी लोगों में मैंने देखा है कि ये चीज है ना कि बाज लोग सोने को मट्टी कर देते हैं और बाज मट्टी को सोना करते नजर आते हैं, यानी किसी चीज में भी हाथ डालते हैं तो वो सोना होती चली जाती है, और बाज कुछ भी कर ले वो जो है वो मट्टी हो जाता है, उनका सारा सरमाया लुटता चला जाता है। तो ये भी बिल्कुल मेरे सही। बिल्कुल सामने की करीब की देखी हुई चीज है। और बाज़ दफा ये होता है कि लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, नौकरी से महरूम रहते हैं और ढूंढते फिरते हैं, उनको नहीं मिलती, और बाजों को जो है वो अच्छी अच्छी पोस्टें मिल जाती हैं। और सर मजलूम लोग जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं, डाके में मारे जाते हैं। अभी कल ही हमारे इलाके में जो है वो वालदैन का अकलौता बच्चा 9th क्लास का हाफिज कुरान, वो डकैती में उसने मज़ाहमत की तो उसे डाकू गोली मार के चले गए और वो बच्चा खत्म हो गया। अकलौता था अपने माँ बाप का। और इसी तरह दुनिया में ये होता है कि बास लोगों के बच्चे नहीं हो रहे थे, और ऐसे लोगों के, खुद मेरी बहन जो मतलब जैसे बचपन से जो छोटी सी थी तब से उसके अंदर इतनी ममता थी कि वो मोहल्ले के बच्चों को घर में ले लेके आना, उनको मुंह धुलाना, उनको तैयार करना, उनके बाल बनाना, इस किस्म की। और फिर जो बड़ी बहन उनके बच्चे हुए तो उनको उनका ख्याल रखना, और वो आ जाए तो बस वो मेरी बहन जो है कि गोद में लेगी, किसी का हक नहीं है कि वो गोद में ले, मतलब इस तरह की दीवानी। खुद उनके अपने बच्चे नहीं, और क्या उन्होंने नहीं किया होगा उसके लिए, क्या कोशिश नहीं की होगी, लेकिन खुदा Absolutely. ने उनको नहीं दी। Absolutely. खुदा ने मतलब वो तड़पने, हम बल्कि हम लोग सोचते थे कि फला को ना देते, उनको तो दे देते अल्लाह ताला। मतलब उसी में मेरे सही। करीबी लोग ऐसे हैं जिनको बच्चों का कोई शौक नहीं था, उनको अल्लाह ताला ने बच्चे दिए। और ये मेरी बहन जो बचपन से तड़प तड़प के, और अभी तक उसका ये हाल है कि खानदान के सारे बच्चों की काउंसलिंग करना, उनको चीजें भेजना, उनको डिस्कस करना उनके साथ उनके मामला। तो मैं सोचती हूँ पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि खुदा ने अगर इनको दिए होते तो ये तो कितनी केयरिंग होती, कितनी अच्छी होती बेचारी, लेकिन उनको नहीं अल्लाह ताला ने बच्चे दिए। सब कुछ, सब रहती भी अमेरिका में, ये नहीं है कि कोई आप कहें कि कोई इलाज नहीं हो सकता है वो,
उस सब के बावजूद मतलब सवाल पैदा होते हैं ना कि हैरत होती है। और इसी तरह सर दुनिया में इसी वजह से लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि नेकी का तो जमाना ही नहीं है, तो नेकी करोगे तो उसका नुकसान उठाओगे। तो जो रिश्वत ले रहे होते हैं, खुद ये मेरा भाई जो है ऐसी कंपनी में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसी जगह पे उन्होंने जॉब की जहाँ पर जबरदस्त रिश्वत चलती है। तो वो तो एक पाई भी रिश्वत नहीं लेने वाले थे, तो उनको वहां पर क्या कहा जाता है कि ये पैसे की का एहतराम नहीं करते, जो रिश्वत दी जाती है तो जहन्नमी है। तो उनको जहन्नमी कहा जाता है। लेकिन ये कि उसी भाई का मेरे अब्बू के घर में इत्तेफाक से किसी फैमिली गैदरिंग में कोई शादी का फंक्शन था, वो था गन पॉइंट में डाके पे उसी भाई की बीवी का सारा जेवर और माल जो कुछ भी उनके पास था उसी भाई का सब चला गया डाके। मतलब एक तरफ वो जो है ऑफिस में इस चीज से बच रहे हैं कि हराम ना आए, और दूसरी तरफ से उनकी हलाल कमाई जो है सारी वो डाके में उन्हीं की सिर्फ निकल गई। बाकी लोगों का इधर उधर था तो इतना नहीं पता चल सका, उनका निकल गया। लेकिन वो उसी अभी भी उसी जगह पे है। एक पाई भी, जाहिर है कि वो खुदा की मोहब्बत में, और वो कभी भी रिश्वत की तरफ नहीं है। शायद खुदा की तरफ से इम्तिहान था कि अब क्या करता है, तो लेकिन वो अपनी सच्चाई पे उसी तरह कायम है। और इसी तरह मेरे एक जानने वाले जो हैं वो एक पोस्ट पर काम करते थे और बहुत मतलब अच्छी पोस्ट थी उनकी। और तो फिर क्या हुआ कि वो प्राइवेट बिजनेस था कि वहाँ के बॉस के बहुत ही मतलब ये करीबी और बहुत हेल्पफुल और बहुत जिसको कहते हैं डेडिकेटेड थे। तो फिर जब उनकी बेटी बिजनेस में शरीक हुई तो उसने इनको कुछ घपला करने के लिए कहा, तो इन्होंने ये इनकार कर दिया। इन्होंने कहा नहीं मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। तो उसने फिर अपने बाप के साथ मिलके इनकी नौकरी खत्म करवा दी, यानी जिनके वो सारी जिंदगी जिनके साथ वो ईमानदारी से काम करते रहे। और फिर क्या हुआ कि उनको सदमे से हार्ट अटैक हो गया, मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया, सारी फैसिलिटीज उनसे ले ली गई और बस वो सारी जिंदगी फिर मतलब ये कि फिर ठीक हो गए, लेकिन सदमे से जो है उनको हार्ट अटैक हो गया। तो यानी जमीर की आवाज जो फॉलो करने वाले हैं वो बज़ाहिर नाकाम नजर आते हैं, इनका मजाक उड़ाया जाता है। ये इसको ये आपने आपने जो मुख्तलिफ वाक़यात जो जमा किए हैं ये बड़े अच्छे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट। आपने कोशिश करनी है कि इनसे उसूली सवाल निकालें, ठीक है, अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस से। इनसे मिसाल के तौर पर यानी ज़िंदगी की सक्सेस, ज़िंदगी में क्या फेलियर्स हैं, जो सक्सेसेस हैं, इनका ताल्लुक असल में किसी मोरालिटी से नहीं है। जी जी ठीक है जी, यानी एक मॉरल आदमी सक्सेसफुल होगा या एक इमॉरल आदमी सक्सेसफुल होगा, इससे नहीं है। अच्छा, क्या एफर्ट से है? जो ज़्यादा मेहनती होगा वो ज़्यादा ले जाएगा, ये ताल्लुक आपको नहीं नज़र सर, आता है ये भी नहीं दुनिया में? होता। अच्छा, ये नहीं देखिए, सर, ये हैं वो जो ये भी वैक्यूम्स बज़ाहिर हैं। नहीं होता। मैं असल में जी ये जी कह रहा हूँ, इसमें हमें वाक़यात तो हज़ारों मिल जाएंगे, ठीक है ना। यानी वाक़यात तो असल में उन वाक़यात से कोशिश करनी है कि उसूल निकालें। जी सर। यानी एफर्ट और रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक है या नहीं है। एफर्ट ज़रूरी है, सब कहते हैं इस जिस तरह से मोरालिटी पे अमल करना ज़रूरी है, एफर्ट भी ज़रूरी है, जी जी, लेकिन एफर्ट एक तो जरूरी है, लेकिन वही उसका नतीजा जो है वो जरूरी नहीं होता। एफर्ट ज़रूरी का नहीं है, नतीजा वही निकले बिल्कुल। तो जो ये चाह रहे असल में हैं। हाँ हाँ। ये है वो जो आपको ये एक नौयत की वैक्यूम्स है ना ये, यानी आपको जी जी, वो खला खालिक है। जिसके बारे जी में आप ही कह रहे हैं कि ऑल नोइंग है, ऑल पर्पस, ऑल वाइज है, ऑल माइटी है, उसके बारे में आप ही कह रहे हैं ऑल जस्ट है, फेयर है। ये सारी चीज़ें आपने उससे उसकी क्रिएशन से निकाल दी, और फिर सवाल ये पैदा हो गया कि ये तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, थिंग्स आर जस्ट गोइंग रैंडम। जी सर। तो जैसे गांधी साहब जो है उनको वो मुल्क बदर एक तरह से बेचारे हो गए हैं, और उनकी ऑनलाइन क्लास में भी सिर्फ मैक्सिमम 100 लोग होते हैं, लेकिन उधर ही दूसरी तरफ एक ड्रामा चल रहा होता है तो उसमें मिलियंस लोग ड्रामे देख रहे होते हैं। तो उस पे भी बड़ा सही, दुख हो रहा होता है, बज़ाहिर है कि जावेद साहब को 70-80 लोगों के लोग इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए ना, वो इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे। जो अगर अगर आपने ऑडियंस गिननी है तो फिर ऑडियंस के लिए तो आपको वो देना चाहिए ना जो ऑडियंस चाहती है। जो असल में मैं आपसे अर्ज करूं, जिंदगी में देयर आर सर्टेन थिंग्स जो इसलिए नहीं की जाती क्योंकि इनकी डिमांड है, इसलिए की जाती है कि जी हम सर। असल में डिमांड चेंज करने वाले बने। जी,
तो सर वो बड़ा ही दुख हो रहा होता है कि मैक्सिमम नहीं, 70 दुख की क्या बात 100 है ये तो अल्लाह ताला नहीं की सर, ये हो बांट रहा है। होता है कि लोग क्यों मतलब कदर क्यों नहीं कर रहे, मतलब एक ऐसे शख्स की नहीं, की जानी चाहिए। 100 लोग कदर कर रहे हैं ना, सर तो करे अल्लाह का। वो तो बहुत कम लग रहे होते हैं ना 100 तो। फिर मैं ये सोचती हूँ कि ज़ाहिर है कि जो अंबिया थे उनके साथ नफरी भी मसला नहीं है ना। अंबिया थे अगर उनके नफरी साथ भी मसला कितने होती होते तो थे अल्लाह 8 ताला ने जब फरिश्तों ने ये कहा कि अक्सर लोग जो हैं वो फसाद मचाएंगे और कुरेजी करेंगे, तो अल्लाह ताला को स्कीम जी। ड्रॉप कर देनी चाहिए थी जी, ना। जी, जी। जी, जी, जी। नहीं उन्होंने नहीं की, उन्होंने कहा जितने भी होंगे, कम भी होंगे तो कुछ हाँ, मसला बस नहीं। काफी है। और सर वही जी, ये जो लिसानी, मज़हबी और नस्ली मामलात में लोगों को तक़सीम कर रहे होते हैं लोग, वो कितने इज़्ज़तदार होते हैं और जो इनके हक़ में होते हैं उनको उनकी कोई अहमियत नहीं होती। फिर वही सैलाबों, ज़लज़ले और जंगों में लाखों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। और राइट। तो लोग फिर कहने वाले ये कहने लगते हैं कि कोई खुदा ही नहीं है। खुदा होता तो राइट, इतना ज़ुल्म ना तो होता। सवाल पैदा होना चाहिए रोक ना, ये क्यों नहीं रहा? मतलब अगर जी, आप जी। किसी जगह ये पर ज़ुल्म को खड़े रोक क्यों होकर नहीं रहा वो? ये जो बिल्कुल। बात है कि जुल्म को रोकना तो एक अलग चीज है, वो मतलब नेचुरल डिजास्टर तो किसी के करने से नहीं आया। जलजला जो आया है वो मेरी वजह से तो नहीं आया, जुल्म जालिम की वजह से तो नहीं आया। यहाँ पर तो असल में एक मौत का कारखाना खोल दिया गया है। ये सवाल पैदा हो जाना चाहिए ना। दीज आर जी इम्पोर्टेंट सर, और क्वेश्चंस। पर्सनली बिल्कुल सर, और मेरा ज़रा पर्सनल मामला ये है कि मेरी बेटी जो है वो बचपन से बहुत तेज़, ज़हीन और मतलब कि स्कूल में शुरू की क्लासों में खुद ही पढ़ाई करके पोज़ीशंस लेने वाली थी। फिर जैसे ही हाई स्कूल में आई तो आके कहती है कि ये तो इतना भारी कोर्स है, इतना कोर्स है, ये कोई इंसानों को पढ़ाते हैं, ये तो गधों की तरह बच्चों के ऊपर बैग लादते हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आता था और वो कहती थी कि ये टीचर्स मेरे सवालों के जवाब ही नहीं देती हैं। जब मैं सवाल करती हूँ तो ये मुझे डाँटती हैं और मुझे जवाब नहीं देती। पहले कहती हैं कि पूछ कर लें सवाल, फिर उसके बाद इसको इतना गुस्सा आने लगा कि इसने कहा इतना मैं तो इतना कोर्स कभी ना पढूँ, मैं तो याद ही नहीं करूँगी, थोड़ा कोर्स होना चाहिए। और फिर इसने जो है वो जानबूझ के फेल होना शुरू कर दिया। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो एजुकेशन का बैकग्राउंड है उनका और ये भी इतनी ज़हीन है, तो ये तो बड़ा एक्सेल करेगी। लेकिन बिल्कुल अपोज़िट कि उसने जो है वो जब उसके पास सख्ती स्कूल से भी हुई, थोड़ी-सी मेरे हस्बैंड ने भी की कि नहीं तुम पढ़ाई करो, तो उसने क्या करना शुरू किया कि इम्तिहान में जो है पेपर गाली देने शुरू कर दिए टीचर को गुस्से में कि नहीं मैंने करना ही नहीं है, मैं क्यों करूँ इतना बोझ क्यों लूँ? तो मुझे इस पे हैरत होती थी कि ज़हीन भी है, कर भी सकती है और मेरे हस्बैंड जिनको मैं सोचती थी कि वो करा लेंगे, कोई मसला नहीं होगा, वो भी नहीं इसको करा सके। और इसने जो है वो स्कूल उन्होंने फिर स्कूल से इसको निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो ऐसे नहीं रखते, ये तो इस तरह की है। तो हालाँकि मैं उनसे कहती थी ये बहुत ज़हीन है या आप थोड़ा-सा इसको काउंसलिंग कुछ करें ये वो। लेकिन वो तो ज़ाहिर है कि उन्हें तो अपने रिज़ल्ट से और उससे था। तो ये मतलब जो भी इसको जानता है, इसकी बातचीत सुनता है, सब कहते हैं बहुत ज़हीन है, बहुत ज़हीन है। वो कहती है मुझे इस सिस्टम में रहना ही नहीं। स्कूल छोड़ दिया, फिर बड़ी मुश्किल से पता नहीं खींच-तान के किस तरह मेरे हस्बैंड जो है उसको फिर स्ट्रीम लाइन में वापस लाए। तो अब जो है वो बीएस इंग्लिश कर रही है। मतलब एक बहुत अरसे तक उसने अपनी चलाई कि मुझे पढ़ना ही नहीं है इस निज़ाम तालीम में, मुझे पढ़ना ही नहीं है। हाँ, बोझ डालते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते, ये जी, सिस्टम है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें कहाँ से लाके दूँ ये और सिस्टम, हम तो यही रहते हैं ना पाकिस्तान में, तुम्हें तो इसी में पढ़ना है। तो बड़ा अरसा इसने बहुत वो किया, तो मैं सोचती थी कि जितना जैसी है ये क्या से क्या कर जाएगी। लेकिन इसको फिर भी ज़ाहिर है कि मजबूरन मेरे मियाँ ने खींच-तान के इसको इसी तरह किसी तरह इस पे खड़ा किया, तो अब बेचारी बीएस इंग्लिश कर रही है। अब ज़रा कुछ सेट है। मतलब अब उसने अपनी बगावत खत्म की है थोड़ी-सी। पर ये मैं सोचती थी कि इतनी लायक, इतनी ज़हीन ये लड़की जो है ऐसे मतलब अपनी मर्ज़ी करनी, मुझे अपनी मर्ज़ी, मुझे किसी की नहीं सुननी। उस पे हैरत होती थी कि ये क्या चीज़ है? और इससे कम बाकी वाले जो हैं बच्चे वो जो है वो ज़रा-सी ठीक है। मेहनत करके जी, जी। वो बेचारे ऐसे ही हैं। मतलब नहीं कि इंटेलिजेंट वो लोग जो आमतौर कहो पर कर रिबेलियस ही होने चाहिए इस सोसाइटी में। जी, जी। तो प्रॉब्लम इसको यही है। वो मेरे कज़न्स वगैरह कहते थे कि ये तो स्कूल से निकाले जाने वाले तो वो एडिसन होते हैं और वो न्यूटन और इस टाइप के लोग, तो ये ऐसे ही कुछ करेगी। नहीं, ये असल में वही बात है। प्रॉब्लम ये है कि जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए।
यानी स्कूल से बाज़ लोग इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो ये करने नहीं दे रहे। वो तो एडिसन और स्टीव जॉब्स ही होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह होते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा। तो वो तो फिर अपना दिल ढूँढेंगे पहले, इसके बाद कुछ बनेंगे। लेकिन आई थिंक ये तो दिस सीम्स टू बी अपैरेंटली, मैं तो पूरा डेटा नहीं है मेरे पास, अपैरेंटली इट सीम्स टू बी अ केस ऑफ रिबेलियन। यस, मैंने जिंदगी आपसे में जो करवाई थी ओबीडियंस ये का जो बात एक कल्चर दफ़ा है। आपसे ना, जी, एक दफ़ा मैंने आपको इससे बात भी कराई थी ज़ूम पर, मैंने इससे मीटिंग भी आपके साथ कराई थी, आपको शायद याद ना हो। राइट। तो ये जो ओबीडियंस का कल्चर है ना जी, इसके दो रिस्पॉन्सेज हैं जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, एक है कंप्लायंस और एक है रिबेलियन, रिबेलियन। और दोनों ही गलत हैं। आप अगर कंप्लायंस को अच्छा समझते दोनों हैं ही तो वो ज़्यादा खतरनाक है। जी जी जनाब। जी, अख्तर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि मतलब जब जितने ये सवालात इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत से सवालात हैं, तो ये सवालात सब एक सवाल है कि क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? मतलब ये कि ये इम्तिहान गाह ही क्यों है? यानी कि दुनिया एक इम्तिहान है, तो ये इम्तिहान क्यों है? अगर हम मज़हब को साइड पे रखें तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इटसेल्फ ये सारा सवाल जो हमारे सामने आए हुए हैं, तो ये एक इम्तिहान ही लगता है। तो ये इम्तिहान ही क्यों है? नहीं, असल में मज़हब को साइड पे रखें तो फिर ये इम्तिहान भी कैसे लगता है? ये इसको कैसे नहीं हम मतलब कि डिटरमिन करेंगे? नहीं, जैसे अभी पीछे कॉलर ने कहा कि कॉलेज जाना है, पढ़ना है, इम्तिहान ही है ना सब कुछ। मतलब ये कि नहीं, आपने नहीं, ये वो तो किया, हमने अब ह्यूमन सिस्टम्स है ना, ह्यूमन सिस्टम्स आप इम्तिहान के बगैर बना दें, बनाए भी हुए हैं लोगों ने, लेकिन इतने सवालात असेसमेंट्स। ऑटोमेटिकली ज़हन में आना तो ये लगता है ना कि ये इम्तिहान ही हो रहा है हमारा। मतलब जितने नहीं, ज़हन में ये हमारे क्यों ज़हन में आता है? कैसे, इसकी क्या इस्तदलाल है इस ज़हन में आने का? अगर जब इंसान के ज़हन में सवाल आ रहे हैं, कहीं से जनरेट हो रहे हैं ना कोई तो सोच है ना, आपके ज़मीर है, कुछ भी कह लें उसको, नहीं, तो आपको वाक़यात हैं। इम्तिहान में डाल रहा है ना। मेरे सामने एक वाक़या हो रहा है कि मेरे सामने 2 ज़िंदगियाँ हैं, एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, एक बड़ी घटिया तरह से एक आदमी जो है बिल्कुल किसी भी मोरालिटी का ख़्याल नहीं रख रहा, और मैं देख रहा हूँ कि दोनों के साथ मामला एक ही तरह से हो रहा है। ये इससे मैं इस नतीजे पे कैसे पहुँच गया हूँ कि ये इम्तिहान है? इम्तिहान होना तो मेरी अकल ने फ़ैसला नहीं करना। मेरी अकल तो वो बताएगी ना कि ये मेरे लेट्स से इन्फ्रेंसेस में, मिसाल के तौर पर इम्तिहान होने के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ऐसा हो, मे बी दिस इज द वे इट इज। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो मज़हब को नहीं मानते या जो मतलब उस साइड पे नहीं है, तो उनको ये फ़ील नहीं होता कि हम किसी एग्ज़ाम में, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, अगर होता है तो क्यों होता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल मुझे असल में लगता ये है। है उनको होता होगा ना कि क्या किस मुसीबत में फँस गए हैं। कोई बहुत ये होता इकट्ठे होगा, कर लेते हैं। ये होता होगा। यानी जिस वक़्त आपको मज़हब आके ये बताता है कि ये असल में इसलिए बनाया गया है, ये मौत और हयात का कारखाना, मौत और हयात को तख्लीक किया, यानी मौत को क्रिएट किया है, ठीक है? हयात को क्रिएट किया है फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग हु अमंग्स्ट यू इज़ द बेस्ट। ये असल में मज़हब की इत्तला है हमारे लिए। इसके बाद मैं मानता हूँ, वरना मेरे पास तो असल में ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते थे कि इसके अंदर शायद ये इम्तिहान हो और शायद ये अंधेर नगरी है। नहीं तो फिर क्यों जो है लोग मतलब मैं ये सवाल ही कर रहा हूँ कि जो लोग होते हैं वो तंग आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस वजह से तंग आ जाते हैं, यार ये तो बहुत मुश्किल एक सिचुएशन में फंस गए हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, राइट, राइट। तो ये देखिए, एक किस्म का तो ये बिल्कुल ठीक है ना ये बात। यानी उनके कुछ जी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं, मीनिंगलेसनेस है जो डिप्रेशन में ले जाती है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, जी यानी ये मैंने इतनी मेहनत की और कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा। मैं हर चीज में इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे साथ एक साथी हैं जो मुझे कहते हैं कि मैंने इतनी दफा ये मेहनत करके इम्तिहान दिया, मैं फिर हर दफा फेल हो जाता हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है? यानी जो मीनिंगलेसनेस है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये इम्तिहान है, तो इम्तिहान तो खुद एक मीनिंगफुल चीज हो जाती है ना, कि फिर मेरा इम्तिहान ये है।
और उस इम्तिहान की गायत भी बता दी है। अब वो ये बात कि वो उस इम्तिहान के नतीजे में सिलेक्टेड सोल्स के साथ क्या होना है ये नहीं बताया, इसलिए मुझे नहीं पता। आपको ऐसे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली वो इस चीज को समझते हैं कि यार ये इम्तिहान हो रहा है, लेकिन हम उसको मतलब हमसे मतलब वही बात है कि जवाब नहीं है हमारे पास कुछ भी, नहीं वो देखें, जवाब नहीं है। ये अगर वो ये समझ लेते हैं कि इम्तिहान हो रहा है, तो मैं असल में मेरा सवाल जो बड़ा सादा सा ये है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि वो समझ लेते हैं, तो वो किस तरह समझते हैं? क्योंकि सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, नहीं, क्या सिचुएशन एक सिचुएशन एग्जाम से है, गुजर एक रहे इम्तिहान है। हैं? नहीं, वो ये कह रहा है कि जिंदगी है, बाय चांस वजूद में आ गई है, रैंडमली कुछ लोगों के नताइज निकल रहे हैं, कुछ के नहीं निकल रहे हैं। इम्तिहान क्या है इसमें? इम्तिहान ये है कि जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि चीजें जाएं, वैसे नहीं जा रही नहीं, प्रैक्टिकली। ये मैं इसको इम्तिहान नहीं कहते। अच्छा, चीजें नहीं जा रही जिस तरह मैं चाहता हूँ, इससे लाजमन इम्तिहान नहीं होता। इम्तिहान तो इम्तिहान लेने वाले ने बताया है कि मैं ले रहा हूँ, इससे पता चला है। यानी ये मेरे इन्फ्रेंस नहीं है। जो चीज समझने की है वो ये है कि इन्फ्रेंस तो किसी चीज की बेसिस पे होती है ना। वो क्या है बेसिस? आप ये कहते हैं कि नतीजा नहीं निकल रहा, तो नतीजा नहीं निकल रहा। मैं मतलब इससे अकल का ये तकाजा कैसे बन गया, रैशनली इसको कैसे डिराइव करेंगे कि अगर नतीजा नहीं निकल रहा तो ये इम्तिहान होता है? ये है सवाल। सही। जी, जी। जो जो ये बात है कि ये इम्तिहान है और दुनिया में बहुत सारे लोग ये कहते हैं, इसकी वजह ही कि मज़ाहिब जनरली इस जगह पे पहुंचे हैं। मज़ाहिब मतलब जाहिर है मज़हब की मज़हब ये जो बात है, यानी जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं वो तो क्लियरली इसी जगह पे खड़े हैं ना। बाकी जो सेजेस के रिलीजन्स हैं वो मुतासिर भी होते हैं, वो तो सेजेस के रिलीजन्स हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उस जगह पहुंचते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो असल में जन्म दर जन्म है, आपने अपने आप ये को जिस तरह प्योरीफाई करना है। फर्स्ट केस इस मिसाल को कैसे लेंगे? फर्स्ट केस जो मतलब जो लोग आर्मी में होते हैं और राइट, आर्मी में उनको जब भेज दिया जाता है, तो उनमें बहुत अक्सर लोग ऐसे होते हैं उनको जो हुक्म दिया जाता है वो वही वही करते हैं। अब बाज़ राइट, औक़ात वो बेकसूर लोगों को भी मार देते हैं और उनको ठीक है। पता होता है कि ये बेकसूर है। उसके बाद वो ज़ाहिर है कि जो उस सिचुएशन होती है, वो ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको ये लग रहा होता है कि ये एक किस्म के हम एक टेस्ट में मुब्तला कर दिए गए हैं यानी कि, और वो टेस्ट जो उनको जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक नहीं नहीं आ रहा, नहीं के क्योंकि जो वो चाह रहे हैं वो वैसे नहीं हो रहा, तो उसे नहीं, तंग आ आप ये जाते कह हैं। रहे हैं कि तो लेट से, अगर मैं आपकी बात समझने के लिए ये पूछ रहा हूँ। आप ये फरमा रहे हैं कि मैं लेट से एक आर्मी अफसर हूँ और मुझे ये कहा गया कि इस आदमी को कत्ल कर दो, तो अब मेरे जी, अंदर की आवाज़ और बाहर का हुक्म ये मेरे लिए एक टेस्ट बन गया है। यानी मेरे अपने लिए एक एक अजीब किस्म की वो बन गई है, क्या अंदर का झगड़ा, ठीक है, और इसको मैं टेस्ट हालाँकि कह रहा हाँ, हूँ। इज दिस व्हाट इसको वी मीन बाय बेटा टेस्ट? हाँ, हाँ जी, टेस्ट ही ये होता है ना। ये है मतलब आपका टेस्ट का? फिर ये वो जी, उसका मतलब फिर वो टेस्ट है ही नहीं कि जिसको हम कह रहे हैं कि जिंदगी एक टेस्ट है, फिर ये मतलब अगर ही नहीं मज़हब है। को निकाल दें, अगर मज़हब को निकाल दें, अगर मजहब को निकाल दें तो फिर ये टेस्ट डिटर्मिन कैसे किया, उसकी पता ठीक है। चल। देखिए ये तो एक टेस्ट समझ में आती है, ये जब आप ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी को मेरे ख्याल में वो बात ठीक नहीं है जो मुझे हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन मुझे अगर मैंने ना माना तो मैं एक मेरी जॉब से मुझे फारिग कर दिया जाएगा, तो ये मेरी एक मुश्किल में पड़ गया हूं मैं, इसको मैं मेटाफोरिकली टेस्ट कह रहा हूं। फिर मेटाफोरिकली, ये रियल टेस्ट नहीं है, ये मेरे अंदर की मुश्किल को मेरा बयान का तरीका है। लेकिन ये जिस वक्त हम ये कहते हैं लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तो ये तो असल में पूरे का पूरा एक स्कीम है। और इस स्कीम को सामने रख, क्योंकि मैं आपसे ये अर्ज करूं, वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूं, ये मैं पहले भी एक दफ़ा कहीं पे जिक्र किया है, मेरे ख्याल में इस वक्त की जो नफ्सियात की स्टडी है उसमें जो एक बहुत बड़ा खला है, वो असल में मीनिंग क्रिएट नहीं करने दे रही। यानी हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ है ना, इस सेक्युलर स्टडी के साथ ही इंसान के अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसको ख़त्म किया जाए। मेरे ख्याल में असल में इसका जवाब बुनियादी तौर पर मज़हब के नतीजे में मीनिंग मिलता है, अदरवाइज मिलता ही नहीं है, इसलिए कि कोई है ही नहीं।
समझ ही नहीं आता, ये मीनिंगलेसनेस है पूरी की पूरी। मेरे लिए तो असल में मज़हब की सारी अट्रैक्शन इसमें है कि ये है जो मुझे बामकसद बना देती है। अगर इसके बगैर बामकसद बन जाए ज़िंदगी मेरे लिए, तो फिर मेरे ख्याल में मज़हब वाक़ई एक क्वेश्चनेबल चीज़ बन जाती है। अच्छी हाँ, मेक सेंस या वो मीनिंगलेस हुई। ठीक है, बात मुझे क्लियर है। जी। ये वो टेस्ट है जो बामकसद बना देता है। इस मुश्किल से गुज़रना, अगर इस मुश्किल से गुज़र कर आइंदा कोई फ़ायदा होना है, मर जाना है, हो सकता है कल ही मर जाऊँ। हो सकता है ये अभी कोई चीज़ ऊपर से गिरे और मर जाऊँ। लेकिन ये जो कुछ मेरी मुश्किल होगी, जो कुछ मेरी मुश्किल है, इससे गुज़र कर मैं एक बामकसद जगह पहुँचूँगा। दिस मेक्स इट ऑल मीनिंगफुल जी, सही फॉर मी। बिल्कुल सही। जी। जी, मेक सेंस। जी, ठीक है सर। जी, ये हमारे कुछ सवालात हैं। आपने कोशिश ये करनी है जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वाक़यात आपके सामने बहुत सारे आएँगे। आपने उन वाक़यात से कोशिश करें डिराइव करने की। मिसाल के तौर पर आपने देखा 2 लोग हैं, एक बहुत बेईमान है, एक बहुत ईमानदार है। उन दोनों के मामलात जो हैं, कभी किसी का नुकसान हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है। यानी ये आपने देखा, तो आपने इससे जो उसूल निकाल लिया वो ये है कि एक सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की ईमानदारी का उसकी ज़िंदगी के नताइज में कोई दखल नहीं है। यानी अगर आप इस ज़िंदगी को इस जगह तक महदूद कर दें, ये जो पैदाइश से मौत तक है, तो फिर उसका कोई दखल नहीं है। We might live a very, very pious life and die a very stupid death. A very, I mean, मुश्किल डेथ में पड़ जाएं। और we might live the most impious life and हो सकता है हमारा मकबरा बना दिया जाए उसके बाद, इतनी इज्जत मिल जाए। इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। ये सवाल पैदा हो जाता है। ये सवाल पैदा हो जाता है कि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ अपने फ्यूचर को सर्टेन करने की, मेरा फ्यूचर टोटली अनसर्टेन है, टोटली। यानी मैंने बेईमानियां कर कर के खजाने भर दिए अपनी औलाद के लिए, और औलाद की जिंदगी की मैं कोई गारंटी नहीं लेके आया। ये है सिचुएशन मेरी जिंदगी की। ये दीज आर द, मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको बजाय से कि हम इंडिविजुअल इवेंट्स से निकालें, कोशिश करें कि उनसे कुछ उसूल निकाल कर तो उसको बयान करें। मैं भी कोशिश करूंगा जी, इंशाल्लाह। एंड देन लेट्स अप्रोच दिस होल स्टडी। ये सवालात हैं और मज़हब इनके बारे में क्या कहता है फिर, और उसके नतीजे में हमें ये पता चलेगा कि हमारा अपने रब के साथ, अपने खालिक के साथ ताल्लुक है क्या। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह यहाँ पे हम आज के लिए रोक देते हैं, अगले हफ्ते इधर से ही कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह।